प्रणाम, मैं राखी हाजिर हूँ आपके सामने हमारे खास कार्यक्रम भेंट घाट के एक नए एपिसोड के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में हर बार एक नए गेस्ट के साथ मुलाकात और बातचीत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको मिलवाया था बिहार के इकलौते मेल बेली डांसर मानव झा से। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के गेस्ट के बारे में। दोस्तों, आपने बिहार के सरकारी स्कूलों के टीचर्स का मजाक बनाने वाला वीडियो तो काफी देखा होगा। वीडियोस में दिखाया जाता है कि इंग्लिश के टीचर्स को स्पेलिंग नहीं आती, मैथ्स के टीचर को अलजेब्रा नहीं आता, तो किसी को सामान्य ज्ञान की चीजें ही नहीं मालूम। हम सबने बिहार के स्कूल तथा इनके शिक्षकों को एक रंग में रंग दिया है, लेकिन हमारे सामने कई उदाहरण हैं जो इस रंग के बिल्कुल उलट हैं। ऐसे कई शिक्षक हैं जो सरकारी स्कूलों में शिक्षा का बेंचमार्क सेट कर रहे हैं। ऐसे ही चुनिंदा शिक्षकों को बिहार सरकार हर साल शिक्षक दिवस के मौके पर 5 सितंबर को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करती है। इस वर्ष पूरे राज्य से करीब 20 शिक्षकों को इस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्हीं 20 शिक्षकों में से एक डॉक्टर राम सेवक झा। डॉक्टर राम सेवक झा जी मधुबनी जिले के ऐतिहासिक वाटसन प्लस 2 स्कूल में संस्कृत के शिक्षक हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए बात करते हैं डॉक्टर झा से। डॉक्टर झा सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द बेजोड़ बिहार पर। आपको राजकीय शिक्षक पुरस्कार के लिए बहुत बहुत बधाई। कैसे हैं आप? धन्यवाद, ठीक हूँ मैं। राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2019 के लिए मेरा चयन किया गया है। सबसे पहले आपको और आपके पूरे टीम बेजोड़ बिहार को हृदय से स्वागत करता हूँ। आपने शुक्रिया सर। साक्षात्कार आमंत्रित की है, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया है। आपका चैनल इसी तरह उत्तरोत्तर वृद्धि करे, ये भी मेरी कामना है। इस वर्ष के राजकीय शिक्षक पुरस्कार के लिए आपको चयनित किया गया है, कैसा लग रहा है आपको? मैं काफी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जो कठिन परिश्रम और त्याग व समर्पण के बदौलत यह सफलता मुझे हासिल हो पाई। जी, राष्ट्र निर्माण में एक शिक्षक का बहुत बड़ा हाथ होता है और एक बेहतर शिक्षक बनाने के पीछे भी किसी अच्छे शिक्षक का योगदान होता है। आपने अपनी शिक्षा कहाँ से ग्रहण की और शिक्षक बनने का ख्याल कब आया और कब आपने बतौर शिक्षक अपना करियर शुरू किया? सबसे पहले मैं 2003 में मधेपुर हाई स्कूल मधुबनी जिला के अंतर्गत है, काफी प्रसिद्ध विद्यालय है। वहां से 2003 में मैंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद मेरे परिवार के कुछ सदस्यों की इच्छा थी जो आप इंजीनियरिंग वगैरह के क्षेत्र में जाए, परंतु मेरे जो बाबा जी पितामह है उनकी इच्छा थी जो आप संस्कृत क्षेत्र में जाएं और संस्कृत से अध्ययन अध्यापन कर एक उत्तम अध्यापक बने जिससे समाज का निर्माण होगा। मैं अभी जब अपने मेरे बाबा जी अभी भी जीवित है, मैं जब पूछता हूँ आपने मुझे ऐसा मार्ग क्यों दिखलाया, उन्होंने कहा जो एक सत चरित्र पर चलने का, एक उत्तम शिक्षक बनने की क्षमता यदि किसी में है तो सबसे पहले संस्कृत अध्यापक में होता है, क्योंकि नैतिक शिक्षा का पाठ वहां अवश्य पढ़ाया जाता है। तो इसलिए मैं आपको इसलिए प्रेरित किया जो हमारे बच्चे संस्कारवान हो, हमारे बच्चे कुत्सित मार्ग पर ना जाए, इसलिए मैंने आपको संस्कृत पढ़ने के लिए प्रेरित किया। ये अभी बीच में मुझे जवाब मिला था। तो मैंने 2003 की मैट्रिक परीक्षा पास करके राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का आदर्श कैंपस है लगमा कॉलेज, वहां इंटर, जिसको संस्कृत में प्राक शास्त्री कहते हैं, प्राक शास्त्री, शास्त्री और आचार्य तक की परीक्षा होती है। समकक्ष डिग्री है जिसे हम इंटर 2 साल में करते हैं, उसी प्रकार प्राक शास्त्री 2 साल में। ग्रेजुएशन जो करते हैं हम लोग वो एक ग्रेजुएशन शास्त्री के नाम से, उनके जैसे हम लोग साइंस आर्ट कॉमर्स होता है, वहां भी व्याकरण ज्योतिष दर्शन इस प्रकार के विषय वहां होते हैं। और फिर जैसे हम लोग एमए करते हैं तो उसको संस्कृत में आचार्य कहते हैं, और पीएचडी जो हम लोग कहते हैं उसको संस्कृत में विद्यावारिधि के नाम से जाना जाता है। और एक डिग्री है जिसे हम लोग उच्चतम शिखर पर मानते हैं, एक डिलीट, उसको संस्कृत में विद्या वाचस्पति के नाम से जाना जाता है। तो मैंने लगमा के गुरुकुल पद्धति
का आश्रय ग्रहण कर वहां से उपशास्त्री और शास्त्री परीक्षा पास कर 2008 में मैंने उच्च शिक्षा के लिए श्री लाल बहादुर संस्कृत विद्यापीठ दिल्ली गया। वहां मैंने आचार्य जो एमए इक्विवेलेंट है, मैं वहां से उत्तीर्ण हुआ। फिर बीएड और एमएड, क्योंकि परंपरागत डिग्रियां तो मेरे पास हो गई थी, एक अध्यापक बनने की ललक मुझे उस समय लगी, प्रतीत हुआ। अध्यापक बनने के लिए प्रशिक्षण, एक प्रशिक्षक का होना अनिवार्य है, क्योंकि प्रशिक्षित व्यक्ति है कि उत्तम अध्यापक हो सकते हैं। इसके लिए मैंने बीएड और एमएड करना सोचा। तो क्रमबद्ध भगवती की ऐसी कृपा रही जो मुझे कहीं भी एक दिन का गैप नहीं मिला। आचार्य समाप्ति होते ही मैं बीएड और एमएड, जो राष्ट्रीय अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया है, पहले उनका नाम राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ था तिरुपति, वहां मैं नियमित रूप से रहकर बीएड और एमएड की उपाधि प्रशिक्षण ग्रहण की। उसी समय 2012 में मुझे यूजीसी नेट में जेआरएफ और नेट की सफलता हासिल हुई जी। संस्कृत विषय व्याकरण से मुझे जेआरएफ और नेट प्राप्त हुआ। काफी उस समय गौरवान्वित महसूस कर रहा था जो इस सफलता के लिए। फिर मैं वहां भी मुझे अब मन नहीं भरा, उच्च शिक्षा की ललक थी। बीच बीच में जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब था वो करता गया, छोड़ता गया, 10 दिन 20 दिन करके, 1 महीना 2 महीना करके। लक्ष्य था जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना, फिर तो जॉब करना ही है। फिर मैंने लखनऊ कैंपस से, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है, वहां से मैंने एजुकेशन से पीएचडी में नामांकन करवाया और 2015 में वो भी उपाधि प्राप्त हो गई। संप्रति अभी दूसरा पीएचडी मेरा दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से चल रहा है। 1 सप्ताह के अंदर वह भी पीएचडी मेरा समर्पण हो जाएगा विभाग में। उसी बीच मुझे जिस यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी की, वहीं के उसी कैंपस लखनऊ से मेरा पीएचडी था, उसका एक कैंपस है मुंबई कैंपस। मुंबई कैंपस में मेरी नियुक्ति हो गई और बीएड और एमएड के छात्रों को मैं वहां प्रशिक्षण देने लगा। फिर कालक्रम से कुछ पारिवारिक परिस्थिति और सेकंड पीएचडी के कोर्स वर्क के कारण मैं बिहार आ गया। फिर दरभंगा यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। 2 साल तक यहाँ भी मैंने काम किया। परमानेंट की एक चाह में मैंने फिर बिहार सरकार में टेट क्वालिफाइड था, सीटेट था, तो 2017 में मैंने बिहार सरकार में ज्वाइन कर लिया। लक्ष्य मेरा पूर्णतया उच्च शिक्षा में जाना है। कालक्रम से तत्क्षण सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, ईश्वरेच्छा है, अपना काम है, परिश्रम करना, वो मेरा निरंतर चल रहा है 2017 से। परंतु मेरा शुरू से ये रहा है, यदि मैं यूनिवर्सिटी में रहा हूं तो मैं समर्पण भाव से वहीं का केवल चिंतन करता हूं। जब से विद्यालय में यदि मैं आया हूं तो मैं केवल विद्यालय आधारित शिक्षा के प्रति ही चिंतन करता हूं। ये मेरा कभी भी लक्ष्य नहीं है विद्यालय में नौकरी करता हूं, विद्यालय का पैसा लेता हूं और चिंतन और कार्य मेरा विश्वविद्यालय का होता, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। जिस परिस्थिति में जहां भी मैं नौकरी करता हूं उनके प्रति समर्पित भाव से करता हूं, चाहे जितने ही दिन के रहे। तो 2017 से जिला मुख्यालय में मैं यहाँ पदस्थापित हूँ संस्कृत माध्यमिक शिक्षक के पद पर, और बहुत अच्छा माहौल है। सबसे ज्यादा मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ, यहाँ पर सबसे प्राचीन विद्यालय में मुझे जॉब प्राप्त हुआ और बहुत अच्छे हमारे प्राचार्य और विद्यालय का माहौल है। और क्या है, हमारे विद्यालय के ठीक आगे में कलेक्ट्रेट और प्रशासनिक भवन है, तो एक उच्चाधिकारियों से बराबर संपर्क होना, उनसे कुछ सीखना, उनसे परस्पर संवाद स्थापित करना, तो एक अन्य विद्यालयों की अपेक्षा जहां मैं पदस्थापित हूँ, अपने आप को एक मैं भाग्यशाली समझता हूँ जो मुझे इस विद्यालय में उद्योग प्राप्त हुआ, मैं यहाँ कार्यरत हूँ। तो मैं 2017 से सर, मैं इस सवाल को फिर से दोहराऊंगी कि शिक्षक बनने का ख्याल कब आया आपको, और बतौर शिक्षक आपने करियर कब शुरू किया, मतलब अपना करियर? 2008 में जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही मेरे मन में ख्याल आया जो हमें तत्क्षण बीएड करना है, क्योंकि बीएड करके ही एक उत्तम शिक्षक माने जाएंगे और प्रशिक्षित होकर हम विद्यालय में कार्य करें। किसी विद्यालय में बिना बीएड के भी लोग पढ़ा रहे हैं, परंतु जब मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे ये एहसास हुआ जो बच्चे को गुणवत्ता आधारित शिक्षा जो अभी चल रहा है उसके लिए शिक्षक का प्रशिक्षण
प्राप्त होना अनिवार्य है। तो 2008 के बाद मेरे मन में जिज्ञासा हुई, फिर मैं 9 में एडमिशन करवा लिया था एमए में, 10 में मेरी बीएड की पूर्ण हो गई। फिर मैं जब बीएड समाप्त करके आया तो दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल है प्रतिभा विद्यालय बसंत कुंज में मेरी नियुक्ति हो गई। फिर मैंने कुछ दिन वहां काम किया, तब तक एमएड का रिजल्ट आ गया। फिर मैं वहां से रिजाइन करके एमएड करने चला गया। जी जी, यानी बतौर शिक्षक आपने अपना करियर कब शुरू किया? मैं शिक्षक के रूप में बतौर 2010 से शिक्षण अध्यापन का कार्य शुरू किया हूँ। जी सर, आपने देखा भी होगा बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षक अक्सर चर्चा में बने रहते हैं, कभी अपने काम को ठीक ढंग से नहीं करने की वजह से, तो कभी खुद में ही विषय ज्ञान की कमी होने की वजह से भी। आज जबकि आप शिक्षकों के रोल मॉडल माने जा सकते हैं, ऐसे में आपका क्या मानना है ऐसे शिक्षकों के बारे में और उन्हें क्या संदेश देंगे आप? सबसे पहले मैंने चर्चा की, जहां आप कार्यरत है उनके प्रति जब तक आपको निष्ठा नहीं होगी, समर्पण भावना नहीं होगी, तो ना आप सक्सेस हो पाएंगे, ना आपसे आप वहां का स्थानीय प्रशासन संतुष्ट होगा और ना आपके बच्चे संतुष्ट होंगे। इसलिए जो उद्योग आपको प्राप्त हुआ है, पहले उसमें आपको संतुष्ट होना आवश्यक है। जी। हम पीएचडी किए हैं और मैं कहूंगा मुझे अभी गवर्नमेंट जॉब ही हाई स्कूल में ही मिला है, मुझे ऐसा मिल जाना चाहिए। ठीक है, उसके लिए आप प्रयत्नशील रहिए भाई, आप प्रयत्न करते रहिए, आप उस शिक्षा को प्राप्त करिए, परंतु जहां भी आपकी नियुक्ति हुए वहां तो मन लगा के काम कीजिए। इसके लिए हम लोग प्रशिक्षण में बताते हैं, एक उत्तम शिक्षक बनने के लिए सबसे पहला लक्षण है स्व विषय नैपुण्यता संपादनम, अर्थात जिस विषय में आपकी नियुक्ति हुए उस पर सर्वाधिकार आपको होना चाहिए। यदि मेरी नियुक्ति संस्कृत में है तो मुझे ये गर्व होना चाहिए और हमेशा अंदर से ईगो होना चाहिए कि इस स्कूल में मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है, मैं ही हूं संस्कृत में सर्वज्ञ। अर्थात अपने विषय के ऊपर में घमंड होना चाहिए, और ये घमंड केवल कहने मात्र से नहीं होता है। ये जब तक आपके अंदर वो शक्ति नहीं होगी, जब तक आप आत्मबल आपका मजबूत नहीं होगा, तब तक ये आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो चाहे आप विज्ञान के शिक्षक हो या मैथ के शिक्षक हो, अपने विषय में नैपुण्यता आवश्यक है। यदि नैपुण्यता आपको अपने विषय में स्थापित है तो एक निश्चित रूप से एक विद्यालय में आपकी अलग पहचान बनेगी, एक समाज में आपकी अलग पहचान बनेगी, और उसी पहचान के बदौलत आप एक शिखर, एक लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। ये आपने जो बताए, जो एक निजी विद्यालय और ये विद्यालय, ये थोड़ा देखने को मिलता है, परंतु उसके पीछे कहीं ना कहीं सिस्टम को हम नहीं दोषी माने, हम सिस्टम से ज्यादा अपना आत्मावलोकन करें। जो हम कहाँ हैं, हम जिस पद पर नियुक्त है, क्या उसका सही से हम कार्य कर रहे हैं। मेरी नियुक्ति पढ़ाने के लिए हुई है और मैं पढ़ाने के अलावा गैर शैक्षणिक कार्य में अपना समय व्यतीत कर रहा हूं। मुझे गैर शैक्षणिक काम करने में बहुत लगता है, परंतु पढ़ाने के जब क्लास यदि मुझे आमंत्रण हो जाता है, उस समय हम अपने प्रशासन से उलझ जाते हैं। वहीं यदि वो दूसरे काम कह देते हैं तो मैं खुश महसूस करता हूं। ये नहीं, सबसे पहले आपका अपना काम है अपने विषय में नैपुण्यता स्थापित करके बच्चे के दिलों पर राज करना। यदि बच्चे के दिल पर आप राज कर लिए, वैसे नहीं कर सकते हैं। एक जब आप क्लासरूम जाएंगे, आपके सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है ब्लैक बोर्ड और सुधाखंड मार्कर, और वो वही शिक्षक यूज कर सकता है जिसके अंदर दम है, अर्थात नैपुण्यता है। और जब आप ब्लैक बोर्ड और मार्कर में अपने विषय के नैपुण्यता के आधार पर पढ़ाना शुरू करेंगे, स्वतः बच्चों में एक अलग पहचान आपका बन जाएगा। सर, बिहार के सरकारी स्कूलों को लेकर भी एक बिल्कुल निगेटिव सा इमेज बन गया है। एक शिक्षक के तौर पर आप सरकारी स्कूल व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? क्यों लोगों का रुझान प्राइवेट स्कूलों के प्रति ज्यादा हो गया है? देखिए, इसके पीछे मैं कहीं ना कहीं बच्चे के अभिभावकों को भी दोषी मानता हूँ, क्योंकि आजकल जो मैं जहां तक अवलोकन किया हूँ, अभिभावकों का अपने बच्चे के ऊपर से नियंत्रण हट गया है। उसके पीछे कारण बहुत सारे हो सकते हैं, मैं विस्तार से कभी इस पर चर्चा कर सकता हूँ। अभिभावक जो है, पति पत्नी दोनों जॉब में है, वो अपने धन के अर्जन में इतने व्यस्त हो गए हैं जो बच्चे को अपना ठीक से समय ही नहीं दे पाते हैं। सुबह मम्मी जा रहे हैं तो दोपहर को पापा जॉब में जा रहे हैं। बच्चा
किसी और दूसरे टाइम में स्कूल निकल रहा है, जब वो वापस आता है तो दोनों लोग घर में नहीं होते हैं। तो जी। बच्चे के ऊपर जो अनुशासन है वो सर्वप्रथम अनुशासन माता पिता का होता है, वे कहीं ना कहीं आजकल अभाव दिख रहा है। यदि जिनके बच्चे आज अनुशासित है, अनुशासित का मेरा अभिप्राय है माता पिता अपने संरक्षण में बच्चे को जी। अध्ययन अध्यापन कार्य में तल्लीन रखे हुए हैं, उनका बच्चा निश्चित रूप से सकारात्मक दिशा की तरफ जा रहा है। चाहे आप सरकारी स्कूल में दे दे या निजी स्कूल में, ये आपके मन का भ्रम है। कुछ जी। लोगों का ये भ्रम होता है, चलो मैंने मोबाइल का बिल बढ़ाने के लिए हम कह सकते हैं, जो मैं अपने बच्चे को ये इस पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने बच्चे को इस स्कूल में पढ़ा, भैया पैसा लगाने से कुछ नहीं होगा। उस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ाई हो रही है ये आपने कभी कॉपी पलट के देखा क्या बच्चे का? जी। आप यदि आप यदि सरकारी विद्यालय में ही भेजते हैं तो कभी आप अपने बच्चे का कॉपी पलट के देखा क्या, जो शिक्षक पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं? कल जो आपके बच्चे को होमवर्क दिया गया था, क्या परसों बच्चा आपका बना के ले जा रहा है या नहीं ले जा रहा है? ओवरऑल जो भी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में अभिभावकों का परम कर्तव्य है बच्चे के ऊपर नियंत्रण रखना। ये मन का भ्रम है निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालय। एक से एक सरकारी विद्यालय में शिक्षक योग्य है। हम भी अपने विद्यालय में देखते हैं, कोई शिक्षक यदि बैठे हुए हैं, यदि हमें पैसा मिलता है, मैं अपना अनुभव करता हूँ, यदि बच्चे मुझे बुलाने नहीं आए तो बहुत कम लोग अपने स्वेच्छा से क्लास जाते हैं। ये कुछ लोग को ये भी देखते हैं कि कितना भी बातचीत में यदि स्टाफ रूम में शोरगुल में मस्त है और बच्चा आ गया, सर आपका क्लास है, और सारे काम छोड़ के, मैं ये सरकारी विद्यालय की बात कर रहा हूँ, तुरंत वो अपने क्लासरूम में जाते हैं। तो शिक्षक के अलावा छात्रों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। छात्र तब जागरूक होंगे जब उनके अभिभावक जागरूक होंगे। बिल्कुल। यानी कुल मिलाकर ये कहें कि बच्चे में अगर टैलेंट हो तो सरकारी और प्राइवेट कुछ मायने नहीं रखता। सरकारी स्कूल में भी बच्चे उतने ही आगे बढ़ सकते हैं जितने कि प्राइवेट में। सर, अब बात करते हैं आपके विषय के बारे में। सीबीएसई स्कूलों में संस्कृत एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बच्चे इसी वजह से 10वीं में संस्कृत लेते हैं, पर इसके बाद कोई संस्कृत की तरफ मुंह मोड़कर भी नहीं देखता। संस्कृत की वर्तमान स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? आज के विज्ञान और कंप्यूटर लैंग्वेज के युग में संस्कृत की प्रासंगिकता क्या है? देखिए, छात्रों को सबसे पहले मन में ये भय बाल्यकाल से, चाहे उनके अभिभावक दे देते हैं या उनके साथी दे देते हैं या समाज में बहुत कुछ वर्षों से, विगत कुछ वर्षों से देखने को मिला है, संस्कृत कठिन है, संस्कृत कठिन है। ये आज तक वो बुक का पलट के भी ना देखा, बुक का क्या नाम है ये भी नहीं देखा है, स्कूल पहुंचा भी नहीं है। एक जो परिवेश का माहौल है, उस माहौल को उसके मन में पहले से ही बिठा दिया जाता है जो संस्कृत कठिन है। ये भ्रम को सर्वप्रथम शिक्षक को, विशेष करके संस्कृत के जो शिक्षक है, उन जिस विद्यालय में नियुक्त है, उनका परम कर्तव्य है जो छात्रों के मन में जो ये भय है उसको सर्वप्रथम आप हटाएं। उसके हटाने की अनेक विधि है। आप कह देंगे जो संस्कृत कठिन नहीं है, इससे मंत्र नहीं है, इस मंत्र या मंत्र की छड़ी नहीं है, जो आप उनको दिखला देंगे उससे उनका हट जाएगा। उसके लिए आपको परिश्रम करना होगा। आप अर्थात शिक्षक त्याग और समर्पण भाव से अपने विषय में नैपुण्यता रखकर, अपने विषय के ऊपर निष्ठा रखकर, आप देखेंगे बहुत सारे विद्यालय में मैंने अपने संस्कृत शिक्षकों को देखा है, जो संस्कृत शिक्षक खुद वो संस्कृत के वेतन पा रहे हैं, उस विद्यालय में नियुक्त है और अपने आप को ग्लानि महसूस करते रहते हैं, मैं तो संस्कृत का ही शिक्षक हूँ। यदि आप शिक्षक स्वयं ग्लानि महसूस करिएगा तो बच्चा कहाँ से संस्कृत रखेगा भाई? आपको अपने विषय के ऊपर पहले गर्व करना होगा। जो संस्कृत ही एकमात्र विषय है जो सभी कुछ किया जा सकता है। मैं आपको एक हर्ष की बात बता दूं, हम लोग संस्कृत भारती के तत्वावधान में एक संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान है, उनके डायरेक्टर प्रोफेसर चांद किरण सलूजा सर है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, आप वेबसाइट पर उनका देख सकते हैं, sanskritsamvardhan.com पर 6 to 10th तक के जितने भी बुक है, चाहे मैथ है, साइंस है, सबको संस्कृत में कन्वर्ट कर दिया गया है। आप विषय पढ़िए,
मैथ का, परंतु माध्यम होगा आपका संस्कृत। आप पढ़िए विज्ञान, विषय कंटेंट आपका विज्ञान का है, परंतु आपका माध्यम होगा, मीडियम होगा संस्कृत। ये सामान्य नहीं होगा, इसके लिए परिश्रम करना पड़ा है। हमें पहले पाठ्य पुस्तक को कन्वर्ट करना पड़ा है। आज यदि हम किसी को कहेंगे जो भाई आप विज्ञान को संस्कृत के माध्यम से पढ़िए, तो कहां से होगा? उसके पास पहले मटेरियल रहेगा तभी तो कुछ कर पाएगा। तो हमें पहले विषय के प्रस्तुति से पूर्व उसका संग्रह करना आवश्यक है। अभी आप देखे होंगे विभिन्न चैनलों और अखबारों में जो इंदौर IIT में मैथ और साइंस संस्कृत में पढ़ाया जाएगा, और जो कि वहां की प्रशासन भी स्वीकृति देती है। तो संस्कृत का एक उज्जवल भविष्य है। केवल विषय के प्रति जो निष्ठा है वो रखने की आवश्यकता है। स्कोरिंग विषय, इसको मन से हटा दे। यदि अध्यापक चाह ले जो हमें इसमें छात्रों की संख्या बढ़ाना है, तो स्वतः आगे बढ़ जाएगा। मैं अपने विद्यालय में किसी विषय का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे जो हमारे मातृभाषा है मैथिली, उस मैथिली में बच्चे आते ही मैथिली लेना शुरू कर देते हैं। मैं कितना भी प्रयास करता हूँ भाई संस्कृत, नहीं सर संस्कृत बहुत कठिन है सर, हम नहीं लेंगे सर, हम नहीं लेंगे। मैंने कहा भाई संस्कृत देख, नहीं सर हमारे दादाजी बोलते हैं, हमारे चाचा बोलते हैं, वो सुन के ही आया है। जो उसके लिए ठीक है भाई तुम मैथिली ही रखो। मैं मैथिली के टीचर से एक दो रोज रिक्वेस्ट करके जो मैं आपके क्लास, जो मैथिली का क्लास है उसमें मुझे जाने दीजिए। अरेंजमेंट क्लास में ही मैंने गया। मैं जस्ट एक प्रयोग बता रहा हूँ और अब बता रहा हूँ कैसे विषय के प्रति लोगों का, बच्चे का आकर्षण होता है। मैथिली क्लास में गया, कहो भाई बच्चा तू मैथिली ही पढ़ो। यदि मैथिली, उसको बिना पढ़े भी हम अच्छे अंक ला सकते हैं, परंतु इस भ्रम को दूर करने के मैंने उसको पुस्तक पढ़ा। कहो चलो भाई तुम मातृभाषा हो, इसको एक बार पढ़ के ही हमें आदर्श भाषण ही करके दिखला दो। उसमें भी बच्चा जब पढ़ने लगता है तो चुप। अरे भाई जब तुमने मैथिली रखा या भोजपुरी रखा, उसका केवल किताब देख के पढ़ नहीं पाओगे तो फिर क्या रखोगे? तो नहीं हमने सुना है सर। फिर मैंने 1 से 2 दिन के क्लास में उसके मन में जो संस्कृत के प्रति भय था उसको मैंने दूर किया, और लगभग 20-25 बच्चे कन्वर्ट हो गए। नहीं सर हम अब संस्कृत ही रखेंगे सर, हमको विषय चेंज करवा दिए सर, हम संस्कृत रखेंगे। मेरा अभिप्राय यह है, बहुत सारे ऐसे विधियां आ गई है और संस्कृत में इस तरह के विधियां हैं। प्रशिक्षित शिक्षक इस प्रकार का प्रयोग करते हैं, सरल सरल विधि का उपयोग करके छात्र को, क्योंकि छात्र के मन में क्या है, संस्कृत मतलब हमको शब्द रूप रटना है, हमको धातु रूप रटना है। आज का जो समय हो गया कंप्यूटर आधारित शिक्षा, इसमें रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उसको ऐसा तकनीकी बताइए जो राम शब्द है इसका पहला, चौथा और सातवां, या इसका दूसरा, चौथा और आठवां का रूप एक समान होता है, अदर अदर में ये चेंजिंग होता है। केवल ये आर्थिक 24 जो है, उस 24 में केवल 5 यदि तुम याद कर लोगे तो तुमको 19 ठो स्वतः याद हो जाएगा। इस तरह का तकनीकी बता करके, इस तरह का प्रयोग करवा के, क्लास में बारंबार अभ्यास करा के मैंने किया और उसका रिजल्ट भी आया। मतलब आप नया तकनीकी के माध्यम से सरल, इसके लिए क्या करना है, मुझे परिश्रम करना पड़ा। मुझे मतलब संस्कृत शिक्षकों को स्वयं परिश्रम करना होगा और सरल विधि में ढालने के लिए, और बच्चे के मन से भय हटाने के लिए। यदि बच्चे के मन से भय हट गया, जो संस्कृत कठिन नहीं अपितु सरल है, स्वतः बच्चा आपको संस्कृत विषय के प्रति आकर्षित हो जाएंगे। अब हम कार्यक्रम की समाप्ति की ओर पहुंच चुके हैं। अंत में ऐसे छात्र जो शिक्षक बनने की चाह रखते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? एक बेहतर शिक्षक बनने का कोई टिप्स बताएं सर। जिस क्रम में, श्रेणी में अभी है, उनको लक्ष्य निर्धारण करना होगा। देखिए समाज में अभी क्या है, अभी भी पढ़े लोग इंजीनियरिंग के लिए, फिर बैंक PO के लिए, फिर भिन्न भिन्न विधाओं में पहले लोग प्रयास करते हैं। बिल्कुल। जब समाज में इस तरह की धारणा आज वर्तमान में विद्यमान है, चलो कहीं जब नौकरी नहीं मिली तो 1 लाख 2 लाख रुपया कहीं दे दो और वहां से B.Ed का डिग्री ले लो और आप शिक्षक बन जाओ। ये गलत है, मैं इसका विरोध करता हूं। आपको जब कहीं नौकरी नहीं मिली, उस परिस्थिति में आप अंतिम चरण में जो शिक्षक की नियुक्ति रखते हैं, यही सोच आपकी गलत है। आपको यदि शिक्षक की नौकरी करनी है तो आप अपना लक्ष्य ये रखें जो पहले हमको शिक्षक बनना है। शिक्षक की अलग अलग प्रकार है,
आप प्रोफेसर को भी, उसका पद ही अलग है, प्रकार अलग है, वे भी एक शिक्षक ही है, वे भी एक अध्यापक ही है। आप उच्च शिक्षा में चले जाए, प्रोफेसर बनिए, असिस्टेंट बनिए, रीडर बनिए, फिर लेक्चर बनिए, आप कॉलेज स्कूल में आइए, +2 में आइए, प्राइमरी, वो प्रकार है। ओवरऑल का एक मूल काम है शिक्षक, अध्यापक, मतलब अध्यापन कार्य कराना। तो जो हम लोग आज के परिस्थिति में अपने बच्चे को प्राथमिकता में शिक्षक नहीं रख के, अंत में जब कहीं नहीं हुआ तब हम शिक्षक का चयन करवाते हैं, इस सोच को हमें पहले बदलना होगा। हमें प्राथमिकता में शिक्षक बनना है, ये निर्धारण करना है। और जब हम शिक्षक नहीं बन पाए तब हमें अन्य जॉब के प्रति आकर्षित होना चाहिए और अन्य जॉब के लिए तैयारी करनी चाहिए। ये इस लक्ष्य को लेकर जो बढ़ेंगे वो निश्चित रूप से एक उत्तम शिक्षक बनेंगे, अपने बच्चे और समाज और स्कूल में एक अलग पहचान बना पाएंगे। तो इसलिए प्राथमिक आपका लक्ष्य शिक्षक होना चाहिए, अन्य जॉब आपका बाद में होना चाहिए। वर्तमान परिस्थिति में अभी जॉब का ये शिक्षक बनना भी उतना आसान नहीं रह गया। पहले था जो आप बीएड कहीं से करिए और आ जाइए। अब बहुत सारे एनसीटी के नियमानुसार आप बीएड करिए, पात्रता परीक्षा आप पास करिए, फिर मेधा सूची बनेगी, फिर आपको उसमें स्थान पाना होगा। तो इसके लिए आपको शुरू से ही तत्पर रहना होगा। यदि आप चाहते हैं जो मैं बीए कंप्लीट किया हूं और तुरंत मुझे नौकरी मिल जाए, तो उसके लिए आप बीएड करें। तो उसके लिए बीए सेकंड ईयर से ही आपको बीएड की तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। फिर जब बीएड कर रहे हैं आप, उसी समय आपको सीटेट अथवा स्टेट टेट जो है उसकी तैयारी कर ले। समय गैप मत कीजिए, चलो बीएड करूंगा फिर इधर उधर भटकूंगा, नहीं होगा तब टेट की तैयारी कर लूंगा, ये नहीं। आप जब बीएड कर रहे हैं तो उस समय प्रशिक्षण, क्योंकि जब टेट परीक्षा में वही जो बीएड में आप प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं उन्हीं से संदर्भित प्रश्न होते हैं अधिकांश, और कुछ जो आपके अन्य विषय है उससे संदर्भित होते हैं। तो जब आप प्रशिक्षण लेते रहते हैं बीएड एमएड का, उसी समय आप मन में ये भी टारगेट लीजिए जो मैं केवल एक ही डिग्री नहीं अभी ले रहा हूं, मैं बीएड के साथ टेट परीक्षा का भी तैयारी कर रहा हूं। इस दृष्टि से आप ट्रेनिंग रखिए। जो मैं इसमें जो पढ़ूंगा वो हमें टेट में भी देना है, और टेट के परीक्षा के साथ साथ हमें नौकरी की भी तैयारी करनी है, उसमें भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है। ओवरऑल मैं जो अपना अनुभव बता रहा हूं, जो छात्र बीएड और एमएड में अच्छे से प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया, उन्हें आगे कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, न व्यवहार दृष्टिया न शास्त्र दृष्टिया। क्योंकि बहुत कुछ, हाँ ये है जो आप कहाँ से बीएड कर रहे हैं, आपका संस्थान कहाँ है, आप कितने रोज विद्यालय पहुंचते हैं। पता चला डिग्री तो आपके पास मिल गई परंतु आप प्रशिक्षण कक्ष में गए ही नहीं। तो जो लोग प्रशिक्षण लेते हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, देखिए ट्रेनिंग है, जैसे एक सिपाही का ट्रेनिंग होता है, उसी ट्रेनिंग, क्योंकि यदि आज ट्रेनिंग है, राइफल का ट्रेनिंग है, यदि वो 5 रोज यदि एब्सेंट हो जाएगा तो क्या वो प्रशिक्षण में दक्ष हो सकते हैं? क्या राइफल चलाने में दक्ष हो सकते हैं? नहीं होंगे। उसी प्रकार बीएड के शिक्षक सिपाहीवत राइफल के ट्रेनिंग के समान उसको प्रशिक्षण लेना चाहिए, क्योंकि यदि एक दिन भी यदि हमारा क्लास मिस हो जाएगा तो हम उस प्रशिक्षण से पीछे हो जाएंगे, और आने वाले समय में जब हम शिक्षक बनेंगे तो वो कौशल का ज्ञान मेरे पास नहीं रहेगा। जब बच्चा उस कौशल के बारे में हमसे पूछेगा और यदि उस तरह की समस्याएं विद्यालय में फंस जाएगी तो फिर मैं निर्णय नहीं कर पाऊंगा। तो मैं जो अपना अनुभव बता रहा हूं, मैंने बहुत मेहनत किया है बीएड और एमएड में, और नियमित रूप से वहां रहा हूं क्लास में। तो आज मैं किसी भी संस्था में चला जाता हूं तो मुझे खास करके शिक्षण में और क्लास में हिचक नहीं होता है, डर नहीं होता है। कारण उसके पीछे मैं बहुत बलिष्ठ हूं ये नहीं है, मैंने ट्रेनिंग निष्ठा भाव से लिया है। ट्रेनिंग के जो जितने नियमानुसार नियम है उसको मैंने भली भांति प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, और इसके कारण आज यदि हजारों की संख्या में भीड़ होती है बच्चे के, तो मैं वहां आराम से संबोधन कर लेता हूं और आराम से ये कर लेता हूं। ये आत्मबल मुझे प्रशिक्षण के माध्यम से ही प्राप्त हुआ। डॉक्टर झा सर, दी बिजोड़ बिहार को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से राजकीय पुरस्कार के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको भी, आपने एक साक्षात्कार रखा और जनमानस में शिक्षक की क्या भूमिका है, समाज में सरकारी विद्यालय के जो शिक्षक है लोगों की सोच क्या है, उस सोच को बदलने के लिए आपने एक साक्षात्कार रखा। बहुत ही अच्छा लगा, सकारात्मक दृष्टिया में ये जाए और लोग इससे लाभान्वित हो।
इसी शुभकामना के साथ आपके बेजोड़ बिहार को अनंत शुभकामना, आप उन्नति के शिखर पर जाएं। तो ये थे इस वर्ष के राजकीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षक डॉक्टर राम सेवक झा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दी बेजोड़ बिहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें। प्रणाम, मैं हूँ राखी और आप देख रहे थे बेजोड़ बिहार। एकदम बेजोड़